बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज तफ़ाल सर्फ कंजम्पशन फंक्शन। सबसे पहले तो स्टूडेंट ये देखना है कि ये तफ़ाल सर्फ है क्या। दुनिया के किसी भी मुल्क की आमदनी और उस मुल्क के मजमूई अखराजात के दरमियान में एक ख़ास रिलेशन होता है। मुल्क की मजमूई आमदनी और मुल्क के मजमूई अखराजात के दरमियान में पाया जाने वाला रिलेशन कंजम्पशन फंक्शन कहलाता है या मिलान सर्फ कहलाता है। तफ़ाल सर्फ और मिलान सर्फ में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि केन्स जो थे उन्होंने इसके लिए लफ्ज़ मिलान इस्तेमाल किया। केन्स के बाद जितने भी मशदान आए उन्होंने लफ्ज़ मिलान की बजाय फंक्शन या तफ़ाल इस्तेमाल किया, वरना इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये बात बताई थी कि दुनिया में किसी भी मुल्क का जो कंजम्पशन है उसका बराह रास्त ताल्लुक वाई से होता है। यूँ हम कहते हैं सी इज़ फंक्शन ऑफ वाई। इसका मतलब यह हुआ कि सी का बराह रास्त ताल्लुक वाई से है, सी वाई पर डिपेंड करता है। अगर किसी मुल्क की आमदनी में इजाफा हो जाता है तो उस मुल्क के अखराजात में भी इजाफा हो जाएगा, और अगर किसी मुल्क के आमदनी में कमी आ जाए तो उस मुल्क के अखराजात में भी कमी आ जाएगी। यूँ ये तफ़ाल हमेशा पॉजिटिव रहता है। इसका मतलब है कि दोनों चीज़ों में इजाफा होगा या दोनों चीज़ों में कमी होगी। तो जब दोनों चीज़ें एक इस डायरेक्शन में जा रही हों तो हम ऐसे तफ़ाल को पॉजिटिव तफ़ाल का नाम देते हैं। तो आइए स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारा जो तफ़ाल सर्फ है इसको हम दो सूरतों में देखते हैं। एक है हमारे पास एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एक दूसरी सूरत है हमारा एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सबसे पहले तो हमें यह देखना है ये एपीसी और एमपीसी में फ़र्क क्या है। एपीसी दरअसल किसी मुल्क के मजमूई आमदनी और अखराजात के दरमियान में एक ख़ास पॉइंट पर, एक ख़ास नुक्ते पर पाया जाने वाला रिलेशन होता है, जबकि एमपीसी किसी एक ख़ास नुक्ते पर कैलकुलेशन नहीं होती, बल्कि एमपीसी का मतलब है द रिलेशनशिप आफ्टर द चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन। मुल्क की आमदनी में भी तब्दीली आ गई, मुल्क के कंजम्पशन में भी तब्दीली आ गई। इन तब्दीलियों के दरमियान में जो रेशो है उसको हम एमपीसी का नाम देते हैं। एपीसी का मतलब है कि विदाउट एनी चेंज किसी एक खास पॉइंट पर हम कैलकुलेशन करते हैं। एमपीसी का मतलब यह है कि किसी दो पॉइंट्स के दरमियान पाई जाने वाली चेंजेस पर जो कैलकुलेशन करते हैं हम उसे हम एमपीसी कहते हैं। स्टूडेंट हम इसको चार्ट की तरफ चलते हैं, फिर आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि किसी मुल्क की आमदनी का कॉलम हमारे पास ये है, ये कॉलम हमारे पास कंजम्पशन का है। एपीसी हम देखेंगे क्या होता है, और डेल्टा वाई डेल्टा सी और एमपीसी हमें चाहिए। तो हम सबसे पहले तो कॉलम फिल करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास वाई की वैल्यूज़ पहले से ही मौजूद हैं। हम कहते हैं कि किसी कौम का जो इनकम का लेवल है वो 10 बिलियन है या 10 ट्रिलियन रुपीज़ है, उस वक्त कौम के मजमूई अखराजात जो है वो 11 बिलियन या 11 ट्रिलियन रुपीज़ हैं। अगर हम देखते हैं कि कौम की आमदनी 20 बिलियन हो जाए तो उस कौम की चूंकि आमदनी में इजाफा हो गया है, आमदनी पहले से ज़्यादा हो गई है। ऐसा नहीं हो सकता कि फंक्शन के मुताबिक जब आमदनी में इजाफा होना है तो कंजम्पशन में इजाफा होना ही होना है। तो कंजम्पशन में इजाफा जो है होकर 11 रुपए से बढ़कर 20 रुपए हो जाता है या 20 बिलियन हो जाता है। जब हमारी कौम की आमदनी एक दफ़ा फिर बढ़ जाती है, 30 बिलियन हो जाती है, तो कौम का खर्चा 20 रुपए नहीं रह सकता, कौम के कंजम्पशन में भी तब्दीली आ गई। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि कौम का मजमूई कंजम्पशन का लेवल जो है वो 27 बिलियन रुपीज़ हो जाता है। अगर हम कहते हैं कि एक दफ़ा फिर कौम की आमदनी बढ़कर 30 बिलियन से 40 बिलियन हो जाती है तो हमारी कौम के मजमूई कंजम्पशन में भी तब्दीली आ जाएगी, और मजमूई कंजम्पशन जो है हमारे पास वो हम कहते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं 32 रुपए हो जाता है। अगर एक दफ़ा फिर आमदनी में इजाफा शो कर दें, आमदनी 50 हो जाती है, तो हमारे मजमूई कंजम्पशन में भी इजाफा हो जाएगा और वो 32 बिलियन की बजाय वो हो जाएगा 35 बिलियन। और एक दफ़ा फिर अगर कौम की आमदनी में इजाफा हो जाता है, 50 की बजाय 60 बिलियन हो जाता है, तो हमारे मजमूई कंजम्पशन भी 35 पर नहीं रहेंगे, 36 हो जाएंगे।
स्टूडेंट यहाँ एक कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को कि ये मैं किस सिस्टम के साथ ले रहा हूँ, कभी मैं इजाफा कितना कर रहा हूँ, कभी मैं इजाफा कितना कर रहा हूँ। तो मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, तो ये कैलकुलेशन भी हम आपको समझाएंगे कि ये कैसे आती है। 11 के बाद 20 कैसे आ गया, 20 के बाद 27 कैसे आ गया। तो ये एक खास सिस्टम है इसका, उसके तहत हम चलते हैं। मैं रीज़न भी बताऊंगा और सारी कैलकुलेशन भी समझाऊंगा। अब हम सबसे पहले चलते हैं कि एपीसी की जानिब। तो स्टूडेंट जो हमारा एपीसी है, इसका फार्मूला बड़ा ही सीधा सा है, सी अपॉन वाई। अगर हर रेलिवेंट सी को उसके सामने वाले वाई से तकसीम करते चले जाएं तो हमारा एपीसी का कॉलम जनरेट होता चला जाएगा। हम लिखेंगे 11 डिवाइडेड बाय 10, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.1। अब हम लिखेंगे 20 अपॉन 20, तो ये हो जाएगा 1। हम लिखेंगे 27 अपॉन 30, तो ये हो जाएगा 0.9। 32 अपॉन 40, ये हो जाएगा हमारे पास 0.8। 35 अपॉन 50, ये हो जाएगा 0.7। 36 अपॉन 60, ये हो जाएगा हमारे पास 0.6। तो स्टूडेंट जैसे जैसे आपकी आमदनी में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे आपके कंजम्पशन में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन एपीसी की कैलकुलेशन को गौर से देखें, 1.1, फिर 1, फिर 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, ये कम हो रही है। इसका क्या मतलब है? दरअसल हमारी आमदनी में इजाफे के साथ साथ हमारे एक्सपेंसेस या हमारा कंजम्पशन तो यकीनन बढ़ रहा है, लेकिन कंजम्पशन में बढ़ने की जो स्पीड है वो उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि आमदनी में बढ़ने की रफ्तार है। हमारी आमदनी में इजाफा बहुत ज़्यादा हो रहा है, जबकि उसकी निस्बत कंजम्पशन में इजाफा कम हो रहा है। यहाँ हमें ये शो किया जा रहा है कि इजाफा तो हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे इजाफे की, कंजम्पशन में इजाफे की स्पीड में कमी आती चली जा रही है। तो एपीसी का मतलब है कि किसी एक पॉइंट पर कैलकुलेशन, जब हम इस पॉइंट पर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये एपीसी है, जब हम इस पॉइंट पर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये एपीसी है, जब हम इस पॉइंट पर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एपीसी है, जब हम यहां कैलकुलेशन कर रहे हैं 27 अपॉन 30, तो इसका ताल्लुक ना इससे जोड़ा हमने ना इससे जोड़ा हमने, बस सिर्फ हम एक ही पॉइंट पर रहते हैं। जबकि एमपीसी में ऐसा नहीं होता। एमपीसी का मतलब है कि उससे पीछे वाली वैल्यू जो है उसको भी हम चेक करेंगे। यहां सबसे पहले तो जब भी हम एमपीसी लेते हैं उससे सबसे पहले हमें इनके अंदर जो आने वाली चेंजेस है वो देखना पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो हमें ये देखेंगे स्टूडेंट, टॉप पर हम इसको इसलिए ब्लैंक छोड़ देते हैं कि हमें जब चेंज, यहाँ हमारे पास 10 है तो इसके पीछे वाली वैल्यू का हमें पता नहीं, तो चेंज लेके आने के लिए हमारे पास पीछे वाली वैल्यू का होना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पास पीछे वाली वैल्यू नहीं है, लिहाजा हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब हम डेल्टा वाई, इसका मतलब है कि वाई को पीछे वाली जो है हमारी वाई से माइनस करते चले जाएंगे। 20 माइनस 10, ये हो जाएगा हमारे पास 10। 30 माइनस 20, ये हो जाएगा हमारे पास 40 माइनस प्रीवियस वैल्यू, ये हो जाएगा ये माइनस प्रीवियस वैल्यू। तो हम प्रीवियस वैल्यू को पीछे वाली वैल्यू से माइनस करते चले जाएंगे, ये माइनस ये, तो ये हमारे पास डेल्टा वाई का एक कॉलम जनरेट हो गया। तो उसके बाद है हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही आपने डेल्टा सी का कॉलम भी ले लेना है, 20 अप माइनस 11, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9। 27 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 7। इसको माइनस करेंगे आप इससे तो ये हो जाएगा 5। 35 को माइनस करेंगे 32 से तो हम क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3। 36 माइनस ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। यहाँ स्टूडेंट मैं आपको बताता चला जाऊं, यकीनन आप यहाँ गौर कर रहे होंगे कि मैंने फर्स्ट पर वॉल्यूम जो हमारे पास इनकम का था उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखा कंजम्पशन को। ऐसा पॉसिबल है कि किसी कौम की आमदनी कम हो लेकिन उसके अखराजात ज़्यादा हों, क्योंकि आमदनी अगर सिफर हो तब भी अखराजात होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता अगर आपकी आमदनी ज़ीरो है तो खर्चा तो फिर भी करना है, कहीं खाना पीना तो आपको फिर भी है, लिबास आपको फिर भी चाहिए। आप वो पैसे कहाँ से पूरे करेंगे? यकीनन आप कर्जे की सूरत में, यकीनन आप कोई ना कोई और तरीका ढूंढेंगे। आमदनी ज़ीरो हो सकती है लेकिन कंजम्पशन कभी किसी कौम का, किसी फर्द का ज़ीरो हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं।
इसलिए यह सूरत मुमकिन होती है कि आमदनी हमारी कम हो और हमारे अखराजात ज़्यादा हों। आमदनी बढ़ती चली जा रही है, अखराजात भी बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट देखें कि मैंने पहले यहाँ y को 10 रखा, कंजम्पशन को थोड़ा सा ज़्यादा रखा, उसके बाद हम इससे 2 वैल्यू पीछे माइनस होगी। 11 से पीछे वाला जो ओड नंबर है वो है 9, इसमें 9 का इजाफा किया 20 हो गया। अब 9 से पीछे वाला ओड नंबर 7, अब 7 का इजाफा किया 27 हो गया। अब 7 के पीछे वाला ओड नंबर जो है हमारे पास वो 5, यहाँ 5 का इजाफा किया, फिर 3 का इजाफा किया, फिर 1 का इजाफा किया, पहले 9 का इजाफा किया, फिर 7 का। यहाँ भी हमें यही चीज़ नजर आ रही है, पहले हम 9 की तब्दीली लेके आए, फिर 7 की, फिर 5 की, 3 की और 1 की। तो ये हम इस सिस्टमेटिकली तरीके से चलते हैं। अब हम चलते हैं एमपीसी। स्टूडेंट एमपीसी और एपीसी में कोई फर्क नहीं है फार्मूले में। जिस तरह हमारे पास वहां फार्मूला था C/Y, यहाँ भी यही फार्मूला है। फर्क बस सिर्फ इतना आएगा कि इनके साथ चेंज आ जाएगी, इनके साथ डेल्टा लग जाएगा। तो जब हम ये बात कर रहे होते हैं 10, तो इसका मतलब है कि इसका और इसका रिलेशन जोड़कर फिर हमने 10 लिखा। जब हम लिखते हैं 9, तो इसका मतलब है कि इसको इसमें से माइनस, इसमें से इसको माइनस करने के बाद हमने डेटा लिया। तो ये 9 खुद से नहीं आया, आफ्टर चेंज है, जबकि ये हमारे पास ऑटोमेटिकली पहले से ही जनरेट है। तो हम बिल्कुल ऐसे ही डेल्टा सी को डेल्टा वाई पर तकसीम करते चले जाएंगे। 9/10, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.9। 7/10 ये हो जाएगा 0.7। 5/10 ये हो जाएगा हमारे पास ये। 3/10 ये हो जाएगा हमारे पास ये। और 1 ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो इस तरीके से हम अगर गौर से देखते हैं तो जैसे जैसे हमारी आमदनियां बढ़ रही हैं, हमारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। एपीसी मुसलसल कम होता चला जा रहा है, एमपीसी भी मुसलसल कम होता चला जा रहा है। लेकिन अब गौर से देखें तो एपीसी के नीचे जाने की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी के एमपीसी के नीचे जाने की स्पीड है। देखें एपीसी 1.1 से 0.6 तक गया है, जबकि वो 0.9 से उसके बाद शुरू हुआ, लेकिन इस पॉइंट पर 0.6 से कई गुना पीछे निकल गया और 0.1 तक जा पहुंचा। इसकी स्पीड हमेशा तेज हुआ करती है और इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हुआ करती है। जैसे जैसे आमदनी में इजाफा होता है, कंजम्पशन में इजाफा होता चला जा रहा होता है। एपीसी जो है वो हमारा कम होता चला जा रहा है और एमपीसी हमारा जो है वो भी कम होता चला जा रहा है। ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, किसी भी सूरत में एमपीसी 1 से ऊपर नहीं हो सकता और ये 0 भी नहीं हो सकता। अब इसी चीज को हम यहाँ डायग्रामेटिकली चेक करते हैं। तो हम डायग्राम बनाते वक्त स्टूडेंट फिर एक गलती करते हैं। डायग्राम हमेशा सिर्फ इन ही 2 कॉलम्स की मदद से बनेगा, यहाँ कोई ताल्लुक नहीं होता डायग्राम का। तो जब हमारे पास 10 है इनकम, तो उस वक्त हमारे पास ये जो है वो है 11। तो हमें यहाँ इनकम 10 है, तो ये रहा हमारे पास 11। मेरे पास पहला पॉइंट आ जाएगा 20 और कंजम्पशन भी 20 है। यहाँ हम 20 और यहाँ 20 पर जाएंगे। फिर है हमारे पास 30 और 27, यहाँ 30 है हमारे पास और 27, 25 ये है और 27 ये है हमारे पास थर्ड पॉइंट। उसके बाद है 40 और 32, ये है हमारे पास 32 और ये हमारे पास अगला पॉइंट आ गया। 50 को हम 35 से मिलाएंगे, ये है हमारे पास 35 और हमारे पास यहाँ है 50 और 60 को हम 36 से मैच करते हैं। और इस तरीके से हमारे पास एक पॉइंट्स जो हासिल हुए उनकी मदद से एक खत हासिल होगा जिसकी शक्ल कुछ यूं होगी, जिसको हम सी लिखते हैं, कंजम्पशन का खत लिखते हैं। स्टूडेंट यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि सी के लिए ज़रूरी है कि अगर आपका सी आगे बढ़ाना नहीं है, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कि अगर हम सी को आगे बढ़ाएं तो ये हमेशा 0 से ऊपर रहेगा। उसकी वजह ये होती है कि अगर ये 0 से नीचे चला गया तो इसका मतलब ये होगा कि कंजम्पशन 0 हो गया। 0 से कंजम्पशन नीचे नहीं हो सकते, कंजम्पशन 0 नहीं हो सकते, कंजम्पशन हमेशा 0 से ऊपर ही रहेंगे। इसलिए आपको ये खत बनाते वक्त एहतियात करनी है कि ये खत अगर क्रॉस करेगा तो इस पॉइंट से ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जा सकता। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, इस ही ग्राफ के ऊपर आपको ये सारी कैलकुलेशन भी करनी है। कोई एक पॉइंट एपीसी का, कोई एक पॉइंट एमपीसी का ले लें हम। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि हम एपीसी मालूम करने के लिए इस पॉइंट की सिलेक्शन करते हैं।
इस पॉइंट पर APC हम मालूम करते हैं, तो APC का फार्मूला क्या है हमारे पास, C/Y। तो यहाँ C कितना है हमारे पास 32 और ये कितना है 40। तो यहाँ हम लिख देंगे 32/40। तो 32/40 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.8। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये APC है। यहां आप चेक करें तो यहां भी यही वैल्यू है। उसके बाद अगर आप MPC करना चाहते हैं मालूम, तो इसी पर MPC भी मालूम हो सकता है। उसके लिए आपको कोई से 2 पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेंगे। आप चाहें तो ये सिलेक्ट दोबारा कर सकते हैं इस पॉइंट को, अगर चाहें तो कोई से 2 और पॉइंट ले लेते हैं, हम कोई से और 2 पॉइंट ले लेते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि एक पॉइंट हम ये लेते हैं और एक पॉइंट हम ये लेते हैं। तो स्टूडेंट इन पॉइंट्स के दरमियान में आपने सबसे पहले तो ये काम करना है कि आपको यहां यूं यूं एक ट्रायंगल बना लेनी है। अब ये जो हमारे पास यहां से लेके यहां तक का है डिस्टेंस, ये y की तरफ इशारा है। इसका मतलब है कि ये होगी चेंज ऑफ y। तो हम 20 से 30 तक चले गए तो चेंज ऑफ y जो है वो है 10 इकाइयां। और यहां से हम यहां तक चले गए तो ये है हमारे पास 27। ये है हमारे पास, यहाँ 20 हैं हम और यहाँ 27 हैं। ये है हमारे पास डेल्टा C। 20 और 27 के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 7 है। अब हमारे पास डेल्टा Y भी आ गया और डेल्टा C भी आ गया। बस आपने जितना भी काम करना है वो इस त्रिकोण पर ही करना है। अब आप इस पर MPC मालूम करने के लिए हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं। MPC हम क्या करेंगे, फार्मूला आपके सामने है, डेल्टा C/डेल्टा Y। डेल्टा C यहाँ है 7, हम लिखेंगे 7 और यहाँ है हमारे पास 10, हम लिखेंगे 10। तो ये हमारे पास जो जवाब आएगा वो है हमारे पास 0.7। तो स्टूडेंट हम ये देख रहे हैं कि हमारा इस डायग्राम में अगर गौर से देखें तो जब हमने APC की बात की तो हमने किसी एक मखसूस पॉइंट पर कैलकुलेशन की। हमने इस पॉइंट पर C32 ले लिया और इसी पॉइंट पर मौजूद Y 40 ले लिया। 32 और 40 को हमने डिवाइड कर दिया तो जो हासिल था हमारे पास वो था हमारे पास APC। किसी एक पॉइंट पर बात हो रही है। जब हमने इस पर कैलकुलेशन की तो ना हमने C के आगे और पीछे की वैल्यू देखी, ना हमने Y की आगे और पीछे की वैल्यू देखी। जबकि हम अगर MPC को गौर से देखें तो MPC किसी एक पॉइंट पर नहीं बल्कि हमारे पास 2 पॉइंट मौजूद हैं। एक पॉइंट हमारे पास ये है और एक पॉइंट हमारे पास ये है। इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में हम कैलकुलेशन कर रही हैं। यहाँ इस पॉइंट से लेकर जब हम इस पॉइंट पर गए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक Y में भी चेंज आ गई जो कि 10 यूनिट की है। यहाँ से लेकर यहाँ तक C में भी चेंज आ गई जो कि 7 यूनिट की है। तो बिटवीन 2 पॉइंट्स जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसको हम MPC कहते हैं। अकेले पॉइंट पर उसको हम APC कहते हैं। APC का कोई ताल्लुक नहीं है आगे पीछे की वैल्यू से और MPC का यकीनन पीछे वाली वैल्यू से बड़ा गहरा ताल्लुक है। पीछे वाली वैल्यू होगी उसको माइनस करेंगे, माइनस होने के बाद हमें पता चलेगा कि चेंज क्या है। हम सादा लफ्जों में यूं भी कह सकते हैं कि APC का मतलब है कि कैलकुलेशन बिफोर चेंज विदाउट चेंज। MPC का मतलब है कि कैलकुलेशन आफ्टर चेंज बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको सीखने का मौका मिल रहा होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताया करें, अपने कमेंट्स हम तक ज़रूर भेजा करें। कोई मामला हो, कोई प्रॉब्लम हो, ज़रूर शेयर किया करें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को हल करने की। तो हाज़िर होंगे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ अगली वीडियो में और अगला टॉपिक होगा हमारा सेविंग्स का फंक्शन। मैं किसी अच्छे मौके पर इस चीज़ को मैथमेटिकली भी डिज़ाइन करके बताऊंगा। हमारे मैक्रो के बाद इंशाल्लाह मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी बहुत जल्द आ रही है मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर बताया करें। हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।